आप जब स्कूल जाते हैं तो अपने साथ टिफ़िन ज़रूर ले जाते होंगे। तो क्या आप अपने खाने को, फूड को अपने किताब कलम के साथ बैग में एक साथ ठूस के भर देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते होंगे आप। आपके खाने को, आपके टिफ़िन को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की ज़रूरत होती है। हम अपने खाने को टिफ़िन कैरियर में डालते हैं और फिर उस टिफ़िन कैरियर को हम बैग में डालते हैं। ये जो टिफ़िन कैरियर है, ये आपके खाने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो कि आपके खाने को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है और इसे स्मैश्ड होने से बचाता है। अब देखिए, आपका जो सेल है बॉडी का, आपका जो बॉडी है, ये तमाम तरह के सेल्स से बना हुआ है। जैसे कि बोन सेल से बना हुआ है, मसल सेल से बना हुआ है, और नर्वस सिग्नल को कैरी करने के लिए हमारे पास होता है नर्व सेल्स, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह से और भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि स्पेसिफिक काम करता है। और सेल को अपना काम करने के लिए उसके अंदर होता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि सेल के अंदर, इमीडिएट अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड की तरह है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि इसका न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर। अब यहाँ पर इन सारे चीज़ों को घेर के रखता है, बांध के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एक मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली इसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होगा ये सेल मेम्ब्रेन। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन? क्या प्लांट सेल के लिए नहीं है? क्या प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है? प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है प्लांट सेल के लिए, जिसे कि सेल वॉल कहा जाता है। तो प्लांट सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन वो आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। लेकिन एनिमल सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये इसे प्रोटेक्ट करता है। अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसका सिर्फ यही काम नहीं है कि ये सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर के चीज़ों को। इसका और भी फंक्शन है। इस फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इस स्ट्रक्चर से हम इसके फंक्शन को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? वो ये वाला मॉलिक्यूल है। इसमें देखिए एक हेड जैसा रीजन है और इसके पास 2 टेल्स हैं। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। इसे फॉस्फोलिपिड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो हेड है, ये फॉस्फेट हेड है। ये हेड है और ये एक फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट हेड, और इसका जो टेल रीजन है ये लिपिड से बना हुआ है। सो ये है लिपिड टेल है, और ये है लिपिड टेल। इस बीच में यहाँ पर इन दोनों को बाइंड करके रखता है ग्लिसरॉल। इसे ग्लिसरॉल बाइंड करके रखता है। यही मॉलिक्यूल जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा सेल मेम्ब्रेन में। इसमें एक ख़ास बात है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो हेड है, जो कि फॉस्फेट हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हाइड्रोफिलिक, सबसे पहले तो मैं लिख लूँ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फिलिक फीलिया से आया है, फीलिया का मतलब होता है लव। तो ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और इसका जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये पानी से दूर जाना चाहता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये इसका स्पेशलिटी है। इसी स्पेशलिटी के कारण सेल मेम्ब्रेन बहुत तरह का काम कर सकता है। अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर जाता है, फोबिया का मतलब होता है डर।
जो पानी से दूर जाता है। पानी से दूर जाने वाला एग्जाम्पल या हाइड्रोफोबिक एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पत्ते। आपने पत्ते देखे होंगे, पत्तों के ऊपर जब पानी की बूंद डाला जाता है तो वो बूंद, पहले तो मैं पत्ता ठीक से ड्रॉ कर लूँ। पत्तों के ऊपर जब पानी की बूंद डाला जाता है तो वो पानी का बूंद जो है ये स्फेरिकल शेप लिए हुए रहता है, ये इसमें फैलता नहीं है। क्यों नहीं फैल पाता है? क्योंकि पत्ता का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसमें एक लेयर होता है जो कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से बना हुआ है। ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के कारण पानी यहाँ पर फैल नहीं सकता है, पानी को ये रेपल करता है, धकेलता है, इसीलिए पानी एक बूंद का शेप लिए रहता है। लेकिन अगर आप कांच में देखें, आप एक कांच का स्लाइड ले और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे तो आप पाएंगे ये पानी फैल जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा। और अगर आप इस पत्ते से पानी को झाड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा आप यहाँ पर स्ट्राइक कर दे, पत्ते में उंगलियों से स्ट्राइक कर दे हल्का सा, तो ये बूंद झड़ जाएगा। बूंद यहाँ पर टिका हुआ नहीं है, यहाँ पर चिपका हुआ नहीं है, ये झड़ जाएगा। क्यों झड़ जाएगा? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से बना हुआ है। और कांच में अगर पानी आपको हटाना है तो आप इस तरह से सिंपल स्ट्राइक से इस पानी को हटा नहीं सकते। इसके लिए आपको पानी को पोंछना पड़ेगा, कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि पत्ता जो है, पत्ता का आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से बना हुआ है जो कि पानी को रिपेल करता है। और कांच जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है जो कि पानी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पानी यहाँ पर फैल जाता है। और साथ ही साथ इसे हम सिंपली झाड़ नहीं सकते, इसे हमें पोंछना पड़ता है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया हो गया हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का कि वो कैसे काम करता है। अब देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मोस्टली फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। अब फॉस्फोलिपिड नाम भी समझ रहे होंगे कि कहाँ से आया होगा। फॉस्फो आया है फॉस्फेट हेड से और लिपिड आया है लिपिड टेल से। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, तो इससे होता क्या है? देखिए, सेल के बाहर आउटसाइड रीजन में पानी होगा, सो सेल के आउटसाइड में भी पानी है, और अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म भी मोस्टली पानी है। तो यहाँ पर आउटसाइड रीजन में पानी होगा, मैं H2O लिख रहा हूँ पानी के लिए, और इनसाइड रीजन में भी H2O होगा। ये आउटसाइड रीजन है और ये इनसाइड रीजन है। अब देखिए, ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेगा। यहाँ पर देखिए दो लेयर्स है, ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर है। अब देखिए ऊपर वाले लेयर को देखें, ऊपर वाले लेयर का जो हेड है ये सब बाहर की तरफ है, मतलब पानी की तरफ है। और नीचे वाले लेयर को अगर देखें तो सारे हेड्स जो है वो अंदर की तरफ है, वो भी पानी की तरफ है। और जो टेल्स है दोनों लेयर के वो अंदर की तरफ है, वो पानी से दूर जा रहा है। देखें ये भी, ये टेल देखें, ऊपर वाले लेयर का टेल देखें, ये ऊपर वाला जो बाहर वाला जो पानी है उससे दूर है, और नीचे वाले लेयर का जो टेल्स है वो अंदर का जो पानी है, साइटोप्लाज्म में जो पानी है उससे दूर है, इसीलिए वो अंदर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये बाई लेयर, डबल लेयर बनाता है। इसे कहा जाता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इन शॉर्ट इसे लिपिड बाई लेयर भी कहा जाता है। ये है फॉस्फोलिपिड, दो लेयर्स है इसीलिए बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहा जाता है इसे। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यहां पर आपको जो दिख रहा है ये और ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। बीच बीच में यहाँ पर प्रोटीन रहता है सेल मेम्ब्रेन में। और अगर आप इस जगह में देखें, इस जगह में, तो ये है ग्लाइकोलिपिड, ये है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी, इसके पास भी टेल होता है, लिपिड टेल होता है जो कि अंदर की तरफ है। डेफिनेटली यहाँ पर, यहाँ से अंदर की तरफ लिपिड टेल है, और बाहर की तरफ ग्लूकोज चेन है, शुगर चेन है। ये एक्चुअली सेल का आइडेंटिफायर होता है। आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने सेल को उसके ग्लाइकोलिपिड से ही पहचानता है। कहाँ पर पैथोजेंस है, कौन सा सेल पैथोजन है, कौन आपका अपना बॉडी का सेल है, वो ग्लाइकोलिपिड से ही वो आपका इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोलेस्टेरॉल, यहाँ पर रहता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके सर्वाइवल के लिए।
अब देखिए ये किस किस चीज़ को अलाउ करता है और किस किस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। सबसे पहले तो देखिए सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर है उस, और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल को क्या चाहिए होगा? सेल को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करता है सेल के अंदर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ही एनर्जी बनता है। तो यहाँ से सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन, मैं O2 लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जब रिएक्शन होता है अंदर तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ बहुत सारा एनर्जी बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकलना होता है। सो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेल से बाहर भी निकलता है। साथ ही साथ पानी भी इसके अंदर जा सकता है। सो वाटर, पानी इसके अंदर बाहर जा सकता है। अब देखिए बहुत सारे चीज़ों को ये सेल मेम्ब्रेन अपने से पार होने देता है और बहुत सारे चीज़ों को पार होने नहीं देता है। कुछ चीज़ों को बड़े तेज़ी से पार होने देता है और कुछ चीज़ों को ये बहुत ही स्लोली पास थ्रू होने देता है। इसके लिए मैं सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा। अब देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत छोटा है और जो कि नॉन पोलर है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में बता दूँ। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है। दरअसल पानी का मॉलिक्यूल कैसा होता है ये मैं एक बार ड्रॉ कर दूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है, इसीलिए ये बॉन्डेड है इसीलिए। लेकिन ऑक्सीजन क्या है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा एफिनिटी होता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम कहते हैं इसे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। तो ये ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है तो ऑक्सीजन एटम के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम पार्शियल चार्ज कहते हैं। इसे हम कुछ ऐसे डेल्टा माइनस से हम इसे इंडिकेट करते हैं। चूंकि अब हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन पेयर से थोड़ा दूर चला गया या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर चला गया तो इसमें थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया इस साइड में, मुझे कहना चाहिए ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन साइड में थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन साइड में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, जहाँ पर कि चार्ज का ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्योंकि चार्ज का ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और हेड में भी ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए इनमें एक अट्रैक्शन होता है लेकिन टेल के साथ एक रिपल्शन होता है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। अब दोनों के पास तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का सेम ताकत है, तो ये भी अपने तरफ खींचता है, ये एटम भी अपने तरफ खींचता है इसे, ये एटम भी खींचता है। बराबर खिंचाव के कारण ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये बिल्कुल सेंटर में ही रह जाता है, इसीलिए चार्ज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ये पोलर होता है। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो छोटे हैं और नॉन पोलर है। कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला हम देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन स्मॉल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को किस तरह से ट्रीट करता है। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गया। ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं और साथ ही साथ नॉन पोलर है, इसीलिए इस बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से इसके पास काफ़ी जगह होता है और यहाँ से ये पार हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से पार होता है, बहुत फास्ट ये पार हो सकता है, क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बीच काफ़ी जगह होता है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ से पार हो जाए।
इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बड़े तेजी से यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से पार होता है। अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल हो, छोटा मॉलिक्यूल, लेकिन वो पोलर मॉलिक्यूल हो, छोटा पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि पानी, हमने पानी का एग्जाम्पल लिया था। सो पानी H2O, और साथ ही साथ कुछ अल्कोहल्स, स्मॉल अल्कोहल्स मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, ये देखिए पोलर है, ये जो टेल्स है, फॉस्फोलिपिड का टेल है, ये इसे रिपेल करता है, ठीक है, हेड इसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत पास हो सकता है, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स है, तो ये पास होता है, लेकिन ये स्लोली पास होता है। इसका जो स्पीड है पास होने का, जो रेट है, वो उतना ज़्यादा नहीं है, स्लोली ये पास होता है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि बड़ा है, बिग है और नॉन पोलर है, नॉन पोलर, बिग एंड नॉन पोलर, जैसे कि बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल रिलेटिवली पानी के मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इन सब से बड़ा होता है, और साथ ही साथ ये नॉन पोलर होता है, इसमें कोई चार्ज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये बड़ा है लेकिन ये नॉन पोलर है, थोड़ा बहुत ये इस बीच से पार हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, बड़ा है ठीक है, लेकिन बीच बीच में इसको जगह मिल जाता है पार होने के लिए, तो ये भी स्लोली पार हो सकता है। अब एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बिग है, लार्ज है और साथ ही साथ पोलर है, लार्ज एंड पोलर। एग्जाम्पल है शुगर का, शुगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शुगर या ग्लूकोज। ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है और ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। चूंकि ये बड़ा भी है, पोलर भी है, तो ये जो टेल है, ये टेल इसे रिपेल करता है और अपने थ्रू इसे पास होने नहीं देता है, यहाँ पर इसे रोक लेता है, इस जगह पे इसे रोक लेता है और अलाउ नहीं करता है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से पार नहीं हो सकता है। अब देखते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है। चार्ज्ड मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल जैसे कि आयन्स हो गए, किसी भी तरह का आयन हो गया, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, और साथ ही साथ कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ये भी चार्ज होता है। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो एसिड से। अब देखिए ये अमीनो एसिड चार्ज्ड है, चूंकि ये चार्ज्ड है इसीलिए ये यहाँ से पास नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चार्ज रह जाता है। इसके कारण ये जो लिपिड टेल है, इस लिपिड टेल को पेनेट्रेट करके पार नहीं हो सकता है। सो ये भी यहाँ पर आके रुक जाता है, इसे पार होने नहीं देता है ये। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करता है, अपने से पास होने देता है, और बहुत सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। अब जिन चीज़ों को अलाउ नहीं करता उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जिसे कि सेल अपने अलग कोई मीन से इसे अपने अंदर जाने देता है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन से सिंपली ये पार नहीं हो सकता, इसके पास अलग तरीके हैं इसे पार होने के, ये आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन बहुत तेज़ी से अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को बहुत स्लोली अलाउ करता है, और कुछ चीज़ों को ये रोक देता है, अलाउ नहीं करता है, पार होने नहीं देता है। इसीलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। परमिएबल का मतलब क्या है? जो अपने थ्रू चीज़ों को पार होने देता है वो परमिएबल होता है, और जो पार होने नहीं देता है उसे हम ओपैक कहते हैं। जो आधा चीज़ों को पार होने देता है, आधा नहीं देता है, मतलब कुछ चीज़ों को पार होने देता है, कुछ चीज़ों को पार होने नहीं देता है, उसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है, किसे पार होने देना है और किसे रोक देना है, इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गया, ये जो मॉलिक्यूल्स है जो ये इस बीच से, इस गैप से पार होता है, इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये जो पार हो रहा है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से पार हो रहा है, डिफ्यूजन।
इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको जानना होगा। अब जब पानी इस प्रोसेस से पार होता है तो इस केस में हम इसका एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे कि हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन ही है, लेकिन पानी जब पार होता है तो हम इसे एक और नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। अब ये जो डिफ्यूजन है, ये ऑस्मोसिस है, ये एग्जैक्टली है क्या, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड 9th के लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का जो चैप्टर है, उसके सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट होगा, लिंक होगा उसका, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।